लास्ट सेशन में हम लोगों ने बल्क मॉडुलस फिनिश कर लिया था। अभी हम लोग न्यू हेडिंग की तरफ मूव करेंगे एंड द नेम ऑफ हेडिंग इज पॉइजन रेशियो एंड रिलेशन बिटवीन इलास्टिक मॉडुलस। 3 मॉडुलस आपने सीखे हैं, यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। इनके बीच में रिलेशन स्टेबलाइज करना है। हेडिंग में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन पे करना होगा। यहाँ पर कई लोग कई किताबें सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं, फिर भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। एक टाइम पे हमें भी कन्फ्यूज़न रहा करती थी, बट अभी सब कुछ ठीक है। अटेंशन पे कीजिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। हेडिंग डालिए पॉइजन रेशियो एंड रिलेशन बिटवीन इलास्टिक मॉडुलस। तो सबसे पहले डायग्राम यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया साइड में बनाया गया है, सर्कल है, रेडियस आर है। आपने इस पे फोर्स लगाया तो ये वायर एलोंगेट हो गया। एलोंगेशन कितना हुआ? एलोंगेशन डेल्टा एल के बराबर हुआ है। दिस इज़ योर एलोंगेशन। हम लोग ऐसा ऑब्ज़र्व करते हैं इन फ्यू ऑफ मटेरियल्स कि जब एलोंगेशन होता है तो वायर की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो कम हो जाती है। वायर देखिए पतला हो गया है, यहाँ पर बनाया गया है। ये जो डॉटेड वाला सर्किल है, ये पहले वाला क्रॉस सेक्शन है, यहाँ वाला, और फिर बाद में ये छोटा हो गया है। डेल्टा आर के बराबर का यहाँ पे चेंज आया है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा प्रश्न मन में आ सकता है या आना चाहिए कि कितना चेंज आया है रेडियस में। तो देखिए वॉल्यूम इसका लिखा जा सकता है पाई आर स्क्वायर एल, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल। नाउ यहाँ पे हम एयर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। जो चीज़ कांस्टेंट है उसकी जगह पे ज़ीरो लिखा जाता है। यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई में है और कांस्टेंट है, इसे डिलीट कर दिया जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैंने नहीं लिखा है। आर की जगह पे डेल्टा आर बाई आर लिखा जाएगा, एल की जगह डेल्टा एल बाई एल लिखा जाएगा, और ये जो आर का एक्सपोनेंट है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन जो दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू 0.5 आ जाएगा। यहाँ न्यूमरेटर में क्या लिखा है आप समझ रहे होंगे, ये रिलेटिव चेंज है रेडियस में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, ये रिलेटिव चेंज है लेंथ में। रिलेटिव चेंज जो लेंथ में होता है इसके बारे में तो आप पहले से ही जानते हो, ये स्ट्रेन है, कौन सी, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। बट ये नया टर्म आया है जिसको हमें अभी डिस्कस करना है या कर रहे हैं, माइनस डेल्टा आर। माइनस इसलिए कि आर यहाँ पे कम हो रहा है, डिवाइड बाय आर, ये है रिलेटिव चेंज इन रेडियस। इसे भी स्ट्रेन ही कहा जाता है, बट ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं है। ये वो स्ट्रेन नहीं है जो अलोंग द एक्सेस या जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उस डायरेक्शन में आई हो। ये लेटरल डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, या यू कैन से ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है। तो ये भी स्ट्रेन ही है और ये भी स्ट्रेन ही है। तो स्ट्रेन का स्ट्रेन से जो रेशियो है यहाँ पर उसे म्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। इसे आप ई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई ई पैरेलल कह सकते हैं। परपेंडिकुलर या लेटरल या ट्रांसवर्स एक ही बात है, पैरेलल या लॉन्जिट्यूडनल या एक्सियल एक ही बात है। इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। म्यू का ही नाम होता है पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो की यहाँ पे जो वैल्यू आई है आप देख रहे हो, इसे ही यहाँ पे म्यू कहा गया है, और इसकी जो वैल्यू आई है 0.5 है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ज़्यादा पॉइजन रेशियो पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ी देर बाद देखोगे कम तो पॉसिबल है, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। म्यू की वैल्यू 0 भी हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले ये देख लो कि ये जो म्यू की वैल्यू मैक्सिमम आप कह रहे हो, पॉइजन रेशियो की वैल्यू मैक्सिमम आप कह रहे हो 0.5 होती है, तो कब होती है। यहाँ पर आपने नोटिस किया कि वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट लिया है। फ्यू ऑफ द मटेरियल जब एलोंगेट किए जाते हैं तो एक डायरेक्शन से खींच लो तो दूसरी डायरेक्शन से वो श्रिंक हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए हो जाता है कि वहाँ पर वॉल्यूम उनका चेंज नहीं होना होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो जब वॉल्यूम कंजर्व होता है
दैट टाइम पॉइजन रेशियो मैक्सिमम होता है और 0.5 होता है। और दैट टाइम अगर हम सी या बी की बात करें, सी कंप्रेसिबिलिटी है, ये 0 होगा, बी बल्क मॉडुलस है, ये इन्फिनिटी होगा। आप आराम से इसे समझ ले जाओगे, थ्योरेटिकली भी समझ आएगा कि वायर यहाँ पर कंप्रेस नहीं हो पाया है, या वायर यहाँ पर एलोंगेट हुआ तो है लेकिन चारों तरफ से एलोंगेट नहीं हुआ है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है। तो वॉल्यूम अगर कम ज़्यादा होता है दैट टाइम कंप्रेसिबिलिटी आती है, लेकिन अगर वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं हो रहा है तो कहा जाता है कि मटेरियल कंप्रेसिबल नहीं है। एंड जब कंप्रेसिबल नहीं है दैट टाइम बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी होता है। समझने में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप फार्मूले से अप्रोच कर सकते हैं। बल्क मॉडुलस जो होता है बी, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, डेल्टा पी जो एक्सेस प्रेशर आप अप्लाई करते हो डिवाइड बाई माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई वी। ये फैक्टर यहाँ पे 0 है क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व है, कांस्टेंट है, इसीलिए बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो म्यू पॉइजन रेशियो मैक्सिमम 0.5 हो सकता है। इस पूरी कहानी को मैंने एक्सप्लेन किया। नाउ क्या ये इससे ज़्यादा हो सकता है? मैंने कहा नहीं हो सकता है। कैसे पता चला? आगे आप देखेंगे कि जो म्यू है जो आएगा वो ज़्यादा होकर नहीं आएगा, वो कम होकर आएगा। देखते हैं, यहाँ पर फिर से वैसा ही डायग्राम मोटे मोटे तौर पे बनाया गया है। एल लेंथ का वायर लिया है, क्रॉस सेक्शनल रेडियस आर है, फोर्स लगाया, वायर एलोंगेट हुआ। पिछली बार जो एलोंगेशन हुआ और इस बार जो एलोंगेशन हुआ, दोनों को आप कंपेयर करें, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन में आएगा। मैं डायग्राम ये वाला कॉपी करके उसके ही बगल में बना देता हूँ, तब आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि क्या अंतर रहा है इस बार एंड दैट टाइम। ये देखिए, यहाँ पर जो एलोंगेशन हुआ है इसमें ये अंतर आ गया है कि वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना देखिए पहले था उतना ही अभी भी है। पहली बार में वायर पतला हो गया था बट दिस टाइम ऐसा नहीं हुआ है। तो आप आसानी से समझ पाओगे कि इस बार नहीं हुआ है तो फिर इस बार पक्के तौर पे वॉल्यूम बढ़ा होगा। वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। ये डेल्टा एल और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इंक्रीज़ इन वॉल्यूम निकल आएगा। इंक्रीज़ इन वॉल्यूम जो ये आपने निकाल लिया, डिवाइड बाय वी कर दें तो ये बल्क स्ट्रेन आ जाएगी। वहाँ से बल्क मॉडुलस वगैरह ये सब निकाला जा सकता है, निकाल सकते हैं आप, लेकिन निकालिएगा नहीं, सिलेबस के ज़्यादा ही कुछ बियॉन्ड हो जाएगा। इसलिए आपको बस यहाँ पे एज्यूम करना है, इमेजिन करना है कि हाँ बल्क मॉडुलस यहाँ पे 0 नहीं आएगा क्योंकि वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे चेंज हुआ है। बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी नहीं आएगा क्योंकि वॉल्यूम डेल्टा वी यहाँ पे 0 नहीं है। तो जो बी है या जो सी है ये नया 0 होगा, नया इन्फिनिटी होगा। ऐसा कब होता है, किस प्रकार के मटेरियल में होता है? जैसे आप यहाँ पे कोई मेटेलिक वायर ना लेकर के कुछ ऐसा लो, जैसे मान लो रुई या कॉटन हो और उस पर आप फोर्स लगाओ तो वो खिंचता चला आता है, वॉल्यूम उसका बढ़ता चला आता है, लेंथ उसकी बढ़ती आती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये लेटरल साइज उसका जो होता है, लेटरल डायमेंशन, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो अब आप हमें क्या यहाँ पे भी ये बता पाएंगे कि जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन है या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो कितनी होगी? उसका फार्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था और वही यहाँ पे लगाएंगे तो आप समझ पाओगे कि डेल्टा आर तो यहाँ पे हुआ ही नहीं है। रेडियस क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है या जो रेडियस है उसमें कोई चीज़ नहीं है, तो ये फैक्टर 0 है, दिस टाइम म्यू 0 है। तो आप समझ गए होंगे कि म्यू 0 हो सकता है, लेकिन कब? जब वॉल्यूम कंजर्व होगा तब नहीं, तब तो म्यू मैक्सिमम था, दैट वाज 0.5। बट अगर कांस्टेंट हो जाए एरिया, वॉल्यूम नहीं, एरिया कांस्टेंट हो जाए तो दैट टाइम जो म्यू है वो 0 हो जाएगा। और दिस टाइम जो रीजनिंग मैं बता रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि बी इन्फिनिटी नहीं होगा, बी 0 ये भी नहीं होगा। बी होगा कितना? क्या बी यंग मॉडुलस से रिलेटेड है? बिल्कुल है, यही हमारी हेडिंग भी है। बी की वैल्यू y/3 होगी। यंग मॉडुलस अगर जैसे मान लो 3 है तो जो बल्क मॉडुलस है वो कम होगा, 1 होगा। एग्जाम्पल रैंडम डेटा लिया मैंने समझाने के लिए।
अब यहाँ पर जनरल रिलेशन भी हमें यहाँ पर देखना है, डिराइव नहीं करना है लेकिन देखना है। एक्चुअली म्यू मैंने आपको यहाँ पे दो लिमिट लिख करके समझा दिया, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। 0.5 कब होगा, दैट टाइम बी के बारे में बताया, इन्फिनिटी था। और फिर हमने म्यू 0 लेके समझाया, दैट टाइम बी 1/y/3 था। मतलब बी की वैल्यू में वेरिएशन है म्यू के अकॉर्डिंग। बी की वैल्यू बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है। अगर म्यू 0.5 हुआ तो बी की वैल्यू y/3 भी हो सकती है, लोअर लिमिट है, अगर म्यू 0 हुआ तो। इन जनरल 90% मटेरियल्स में म्यू न 0 होता है न 0.5 होता है, कुछ भी हो सकता है बिटवीन दीज टू लिमिट्स। अकॉर्डिंगली जो रिलेशन होगा बिटवीन y, b, ईटा, म्यू, ये 4 पैरामीटर से रिलेटेड है। बहुत सारे फॉर्मूले इसी से बनेंगे, सारे याद करना संभव नहीं है एग्ज़ाम में, और हम लोगों के ऊपर जुल्म ढाया जाता है, ये जो याद नहीं हो पाता है वही पूछा जाता है। डिराइव भी नहीं कर सकते इससे हम एग्ज़ाम में, इनफैक्ट घर पे बैठ करके भी डिराइव नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल। तो आप जब हायर स्टडीज़ करेंगे दैट टाइम डिराइव करने का मौका मिलेगा। तो इंटरमीडिएट लेवल पे डिराइव नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते, फिर भी अगर पूछा जाता है ड्यू टू दैट चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रिलेशन हैं, उसमें से आपको सारे याद नहीं करने हैं, बस इसे आप याद कीजिएगा। आप अगर इसे याद कर लेंगे तो बाकी सारे एग्ज़ाम में एक आध सेकंड या 10-20 सेकंड लगेगा, बना लेंगे आप। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपने याद कर लिया है। ठीक, आगे हम इसका यूज़ करेंगे, बट उसके पहले थोड़ा बहुत और कुछ कहानी है मैं बता दूँ, क्वेश्चन भी एक आध संभव हो सके तो करा दूँ। देखिए, ये जो रिलेशन ऊपर था उसको शायद हमने कॉपी किया था, एक बार फिर से कॉपी करके उसको लिख लेते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं, शायद कंपैरिजन हो पाए बिटवीन दीज 3 मॉडुलस। कौन कौन से 3 ठो मॉडुलस हैं यहाँ पर? y है, ईटा है, n जैसा जो लिखा है, और b है। तो यहाँ पर आप अभी इस फैक्टर को न देखो, सिर्फ इसको और इसको देखो। क्या लिखा हुआ है दोबारा से लिखें आप, y इक्वल टू ईटा, देन ब्रैकेट में 2 + 2 म्यू। अब यहाँ पे आप सिर्फ इतना देखो कि म्यू जो है चाहे 0 हो और चाहे 0.5 हो, जो भी हो, प्रत्येक परिस्थिति में ये फैक्टर 0 से ज़्यादा ही होगा। तो ये जो फैक्टर होगा ये 2 + समथिंग 2 से ज़्यादा होगा। 2 से ज़्यादा तो बाद में आएगा, पहले तो समझो ये 1 से ज़्यादा होगा ना। कोई चीज़ अगर 2 से ज़्यादा है तो 1 से भी तो ज़्यादा ही है। इसीलिए हम ये कह पाएंगे कि जो शियर मॉडुलस है उसमें हम जब कुछ 1 से ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 मल्टीप्लाई करते हैं तब जा करके y आता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम n का वैल्यू 1 ले लें, शियर मॉडुलस 1 ले लें, तो y जो है 1.5 आ जाएगा। इससे आपको समझ आ गया होगा कि y ज़्यादा होगा, n कम होगा, ईटा कम होगा, शियर मॉडुलस कम होगा। प्रत्येक परिस्थिति में वट एवर बी द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, जो यंग मॉडुलस होगा वो शियर मॉडुलस से ज़्यादा ही होगा। बल्क मॉडुलस को लेकर के कहानी कॉम्प्लेक्स है। मैंने हिंट अभी थोड़ी देर पहले ही किया था कि जब आप खींचते हो किसी वायर को और ऐसे कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट टाइम बल्क मॉडुलस ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा था, इन्फिनिटी था। लेकिन जब आप खींचते हो किसी वायर को ऐसे कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कांस्टेंट हो, दैट टाइम जो बल्क मॉडुलस था और जो y था उसमें बल्क मॉडुलस कम था। हमने आपको कहा था कि जो y है उसमें 3 से जब डिवाइड करते हो तब आपका b आता है। तो बल्क मॉडुलस को लेके झोल है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करेगा इस बात पे कि म्यू की वैल्यू कितनी है। इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस हैं। पहला केस जिसमें म्यू 1/3 से ज़्यादा है, मतलब ये 0.5 के काफ़ी क्लोज है, दैट टाइम ये कहानी है कि बल्क मॉडुलस काफ़ी ज़्यादा है, इन्फिनिटी के क्लोज है। मतलब कहने का ये है कि जो बल्क मॉडुलस है एक्चुअली वो y के पहले यहाँ कहीं भी आ सकता है, n के
राइट में भी आ सकता है और इन दोनों के बीच में भी घुस सकता है, डिपेंड करेगा म्यू कितना है। तो म्यू अगर 0.5 के क्लोज है दैट टाइम बल्क मॉडुलस बहुत ज़्यादा होगा, तो बी सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर वाई आएगा, फिर एन आएगा। लेकिन अगर म्यू थोड़ा कम होना शुरू हुआ, लेकिन अभी 0 के करीब नहीं पहुंचा है, ये इस रेंज में है, 1/8 से कम नहीं हुआ है, 1/8 और 1/3 के बीच में है, जैसे कि आयरन के लिए होता है। तो ये कहानी है कि जो बी है, बी वो वाई और एन के बीच में घुस जा रहा है, बल्क मॉडुलस इज इन बिटवीन वाई एंड एन। बाकी ज़्यादातर परिस्थितियों में अगर हम कॉर्क की बात करें, ठीक है, तो म्यू जो है 1/8 से कम होता है, मतलब काफ़ी कम होता है, 0 के पास होता है। दैट टाइम आपने बल्क मॉडुलस और अभी यंग मॉडुलस में तुलना करी थी, तो आपने नोटिस किया था बल्क मॉडुलस काफ़ी कम हो गया था। वो अगर y3 था तो b1 था। इसीलिए अब देखिए बल्क मॉडुलस की जो प्लेसिंग है वो राइट मोस्ट साइड पे है, बल्क मॉडुलस सबसे कम है। बाकी y और ईटा में तो कोई संदेह ही नहीं है, ऑलवेज y ही ज़्यादा होगा। अब इस कहानी को हम कॉपी कर लेते हैं। इस कहानी पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको करेंगे। क्वेश्चन ये रहा, देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं ये, इन मटेरियल लाइक एल्युमिनियम एंड कॉपर। ये म्यू ग्रेटर देन 1/3 वाली बात हो रही है, जिसका म्यू 0.5 के करीब है। तो जो बल्क मॉडुलस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर BYN हमने ये जो सीक्वेंस दिया है, ऑप्शन में जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग पैटर्न पे नहीं है, इंक्रीजिंग पैटर्न में है। तो आप उल्टा लिख लो, पहले N लिख लो, फिर Y लिख लो, फिर B लिख लो। तो शियर मॉडुलस, फिर यंग मॉडुलस, फिर बल्क मॉडुलस, ऐसा जिस ऑप्शन में पाया जाएगा वही सही है, शियर, यंग एंड बल्क। फिनिश हो गया, आगे आ जाइए, थ्योरी की तरफ अप्रोच करते हैं। ये सब तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आगे हम बात करेंगे उसी प्लेस में आके, उसी जगह की जहाँ पर मुश्किल होती है कि डेरिवेशन हम कर नहीं सकते, बियॉन्ड सिलेबस है, याद करना मुश्किल है, बहुत सारे फार्मूले हैं, पूछा जाता है। लेकिन तो फिर हमने कहा कि बहुत सारे फार्मूले में आपको सारे नहीं याद करने हैं, सिर्फ इसे याद करना है। बाकी ये भी सब पूछा जाता है, सब याद नहीं कर सकते, बस इसे याद कर लीजिएगा। इन सारे फार्मूले को आपने वही इंस्टेंट बना लेना है, यही बनाना मैंने आपको सिखाया है। पहले हमने क्या किया है, इस रिलेशन में दूसरे और तीसरे टर्म को कंसीडर किया है, y को इग्नोर किया मैंने। तो ये जो है इसके बराबर लिख दिया गया है, और फिर इसे सॉल्व किया गया है कुछ इस प्रकार से कि म्यू निकल आए, पॉइजन रेशियो निकल आए। सॉल्व किया मैंने, आप ये खुद से करें काम, TYS ट्राई योरसेल्फ, यही आएगा जो लिखा हुआ है। तो ये पूछा गया है, इस पर अभी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, करेंगे, ठीक। बाकी इसी फॉर्मूले से और क्या हो सकता है कि हम इसको y के नीचे ले आएँ, तो y/3b, ये क्या आ जाएगा, 1 - 2 म्यू, ये आ गया 1 - 2 म्यू। बाकी अगर हम इस ईटा को y के नीचे ले आएँ, तो y/ईटा ये 2 + 2 म्यू आ जाएगा, ये 2 + 2 म्यू आ गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या फिर क्या हमारा पर्पज़ है, हमारा पर्पज़ है, जो हेडिंग है हमारी, रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी y यानी n यानी b, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। यानी कि जो म्यू है, यहाँ पर आप अगर इसमें देखें तो टोटल 4 लोग हैं, y, b, n और म्यू में से म्यू को एलिमिनेट करना होगा, तभी y, b, n में रिलेशन आएगा, वही किया जा रहा है। 1 - 2 म्यू आपने लिखा y/3b, 2 + 2 म्यू आपने लिखा y/n, दोनों को जो जोड़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये -2 म्यू और ये +2 म्यू कैंसिल हो जाएगा, दिस प्लस दैट इक्वल टू 1 + 2 यानी कि 3 आ जाएगा, राइट। नाउ इसके बाद में कहानी 3 डायरेक्शन में जाएगी। हो सकता है एग्जामिनर y पूछे, और हो सकता है b पूछे, और हो सकता है n पूछे। तो y पूछेगा तो ये रिलेशन आपके सामने है, आप इसे खुद से करें। चलिए ये मैं बता देता हूँ, बाकी इन दो को आप खुद से कीजिएगा।
इस फॉर्मूले में से हमें y को सब्जेक्ट बनाना है, लेफ्ट में रखना है, तो कैसे अप्रोच करेंगे? कोई नहीं, एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे y कॉमन ले लिया है पहले, फिर एलसीएम लेंगे। 3b 1/n देन 3, ठीक है। तो यहाँ से एक स्टेप में कम करने जा रहा था, लिख देता हूँ उसे भी। तो ये 3b और n मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद में ये n और 3b जुड़ जाएंगे, इसके बाद में ये पूरा का पूरा 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक बात है भाई। नाउ ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 3 मिला के 9 हो जाएगा, 9bn, और ये डिवाइड में आएगा 3b + n। ये दूसरे नंबर वाला और तीसरे नंबर वाला आप खुद से कीजिएगा, करके देख लीजिएगा, क्योंकि याद इतने सारे तो फॉर्मूले आप कर नहीं पाओगे, एग्ज़ाम में कहीं फंस ना जाए, इसलिए यहीं पे करके देख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। 2 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा तो है नहीं, कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें इन्होंने पॉइजन रेशियो सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है इन्होंने, जैसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे, पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो थ्योरी देख लें एक बार। ये लिखा है म्यू का वैल्यू, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर देख लेता हूँ कौन से ऑप्शन से ये मैच हो रहा है। 3b - 2n, b और k में कंफ्यूज ना हो, हमने b लिखा है, इन्होंने k लिखा है, सिंबल का केवल अंतर है, बाकी कोई विशेष अंतर नहीं है। तो 3b - 2n, 6b + 2n, 6b + 2n, फिनिश हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दैट वन, इसमें देखते हैं क्या पूछा है। यहाँ पर वही वाली बात है कि तीनों रिलेशन पूछ लिए हैं में से एग्ज़ाम में आपको जब ढूंढना पड़ेगा तो मुश्किल होगी। अभी तो ताज़ा ताज़ा किया है तो आप आराम से समझ ले जाओगे। ये जो 3 रिलेशन हैं इनको यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, और अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ जो लिखा है वो सही है। y जो हमने निकाला है वो 9bn, मेरा 3b + n आ रहा है, इनका 3k प्लस नहीं लिखा है, माइनस लिखा है, इसलिए गलत है। दूसरा देख लो, वो भी मैच नहीं करेगा। ईटा निकाला है इन्होंने, n निकाला है इन्होंने, हमारा यहाँ माइनस आ रहा है तो इन्होंने प्लस कर दिया। y इन्होंने तीसरे ऑप्शन में 9kn लिखा है, ये तो सही है। इसके बाद यहाँ 2n + 3k लिखा है, ये सही है, यहाँ 2 नहीं आ रहा है, इसलिए ये गलत है। बाकी डी ऑप्शन आप देख लीजिए, बल्क मॉडुलस k यानी कि b, ये है ny 9n - 3y, ये पूरी तरह से सही है। ठीक है, मुझे लग रहा है कामबर का मटेरियल हो गया है डिस्कस, आगे समथिंग कुछ नया है। हाँ, आगे का डिस्कशन हम लोग अगली सेशन में कर लेंगे। एक्चुअली अब चैप्टर का थ्योरी पूरा फिनिश हो गया है, जो भी कुछ है वो क्वेश्चन है, फिर भी मैंने उसे थ्योरी के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। रीज़न बीइंग कि जो पुराने चैप्टर्स हैं, स्पेशली लॉज ऑफ मोशन या यू कैन से सर्कुलर मोशन, उसको यहाँ पे यूज़ करना है। तो लॉज ऑफ मोशन की थ्योरी और इस चैप्टर की थ्योरी को मिक्स करके मैंने एक कंबाइंड थ्योरी बना दी है। मैं इसे ऐसा डिस्कस करूँगा कि पहले वो बता दूंगा, फिर क्वेश्चन, फिर वो बता दूंगा, फिर क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होने हैं, जितने बच्चे खुचे क्वेश्चन हैं सब होने हैं। तो अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।